नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को संविधान के विदेशी स्रोत के बारे में विस्तार रूप से बताएंगे कि हमारे संविधान में जो चीजें सम्मिलित की गई हैं उनको वो किन किन देशों से ली गई हैं। वैसे हमारे संविधान में लगभग 60 देशों के संविधान के मुख्य अंशों को सम्मिलित किया गया है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि हमारे संविधान में किस देश से क्या क्या लिए गए हैं। ब्रिटिश संविधान, सबसे पहले देखेंगे ब्रिटेन से क्या क्या प्रक्रिया ली गई है। संसदीय शासन पद्धति, संसदीय शासन पद्धति ब्रिटेन से ली गई है। संसदीय शासन पद्धति अर्थात जो संसद में जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका संसद होती है। तो जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका से शक्ति प्राप्त करती है और शक्ति प्राप्त करती है, लेकिन उसी के प्रति जवाबदेह होती है। कौन? कार्यपालिका शक्ति किससे प्राप्त करती है? विधायिका से प्राप्त करती है और उसी के प्रति जवाबदेह होती है। ये होती है संसदीय प्रक्रिया। दूसरी चीज, केंद्रों में और राज्यों में जो शक्तियां विभाजित होती हैं उनमें मुख्य कार्यपालिका होती है जो केंद्रीय होती है। तो जो केंद्रीय कार्यपालिका है वो मुख्य होती है। तो इस प्रकार संसदीय शासन पद्धति में कार्यपालिका अपनी जो शक्तियां हैं वो विधायिका से प्राप्त करती है और विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। यह है संसदीय शासन पद्धति। लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व। जो मंत्रिमंडल होता है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से संसद के प्रति, याद रखिएगा, व्यक्तिगत रूप से जब व्यक्तिगत की बात आएगी तो व्यक्तिगत रूप से संसद के प्रति, असामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। क्यों? उसी शक्ति प्राप्त करता है, उसी पर उत्तरदायी होता है। इसलिए कि यदि किसी भी एक सदस्य के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाता है तो समस्त मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। इसलिए सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। और ये जो इनकी बातें होती हैं अपनी गुप्त होती हैं, कोई बातें सार्वजनिक नहीं होती। किसकी? मंत्रिमंडल की। तो ये लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, यानी सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से सांसद के प्रति। अगली, राष्ट्र के प्रधान के रूप में राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता और वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद में निहित होना। जो हमारी मंत्रिपरिषद होगी वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति कोई भी काम मंत्रिपरिषद की सलाह और परामर्श पर ही करता है। हाँ, अंतिम में प्रमाणित राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। इसलिए कहा गया है कि भारत में राष्ट्रपति औपचारिक प्रधानता और वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद में होती है। यहाँ तक कि यदि राष्ट्रीय आपात की घोषणा करना हो तो भी मंत्रिपरिषद की परामर्श पर ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है। विधि का शासन, भारत में विधि का शासन अर्थात कानून का शासन। किसका शासन होगा? कानून का शासन होगा और सब पर समान रूप से लागू होगा। ये होता है विधि का शासन। यानी भारत की जनता जितनी भी है सब पर जो कानून बनेगा वो समान रूप से लागू होगा। ये प्रक्रिया ली गई है ब्रिटिश से। एकल न्यायिक प्रणाली, भारत में एकल न्यायिक प्रणाली अपनाई जाती है। यानी जो हमारा उच्चतम न्यायालय है उसके जो भी, हालांकि उच्चतम न्यायालय कानून नहीं बनाता लेकिन कानून की व्याख्या करता है। कानून नहीं बनाता लेकिन कानून की व्याख्या करता है और उसके निर्देशों आदेशों का पालन किया जाता है। इस प्रकार एकल न्यायिक प्रणाली बनाई गई है। विधायिका के सदस्यों का विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियां। विधायिका के सदस्यों, जो विधायिका के सदस्य हैं उनको यदि संसद का चुनाव चल रहा है, जो विधायक, याद रखिएगा इसको, जो विधायिका के सदस्य हैं यदि संसद का चुनाव चल रहा है तो 40 दिन पूर्व और 40 दिन पश्चात उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। किसको? विधायिका के सदस्यों को संसदीय चुनाव के 40 दिन पूर्व और 40 दिन बाद गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। हाँ, यदि मामला वो सार्वजनिक का हो, लेकिन कुछ मामले होते हैं जिनके बारे में यदि वो किसी विशेष दंड या किसी विशेष हत्या या बहुत बड़े केस से संबंधित हो तो गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन सामान्य मामलों में 40 दिन पूर्व और 40 दिन बाद उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती।
एक उनको विशेषाधिकार दिया गया है किनको, विधायिका को। दूसरी चीज, किसी भी सदस्य की न्यायालय में चर्चा भी नहीं की जा सकती है। आगे, एकल नागरिकता। भारत में एकल नागरिकता यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के तहत 5 तरह से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो जो 5 तरह से नागरिकता प्राप्त की जाती है, जैसे जन्म से, भूमि अर्जन द्वारा, देशीकरण द्वारा आदि। इस प्रकार तो इनमें से किसी एक द्वारा ही व्यक्ति को नागरिकता मिल सकती है। नागरिकता के बारे में हम आगे इसके पहले बता चुके हैं कि किन किन आधारों पर प्राप्त की जा सकती है। तो इन 5 में से सिर्फ एक आधार पर ही नागरिकता भारत के व्यक्तियों को मिल सकती है। बिल के निर्माण की प्रक्रिया, जो कानून निर्माण की प्रक्रिया है, उसमें यदि हम कुछ को छोड़ दें तो लगभग 90% कानून ऐसे हैं जिसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है, यानी कि राष्ट्रपति की जब पूर्व अनुमति होगी तभी विधि बनाने की प्रक्रिया जो होगी संसद में पेश की जाएगी, अन्यथा नहीं पेश की जाएगी। अर्थात पहले राष्ट्रपति का परामर्श या लिया जाता है या उसका हस्ताक्षर करवाया जाता है। तो ये है विधि निर्माण की प्रक्रिया। संसद एवं विधानमंडलों की प्रक्रिया। संसद एवं विधानमंडल की प्रक्रिया क्या है? संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के बनती है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इनसे मिलकर के हमारी संसद बनती है। हमारी जो संसद है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। जो संसद है 79 के तहत भारत की संसद होगी, 80 के तहत राज्यसभा, 81 के तहत लोकसभा होती है। तो हमारे संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर के रहते हैं और इन्हीं तीनों को मिलने से हमारे संसद का गठन होता है। यानी इस तरह से अगर आंसर आए कि हमारी संसद किससे बनी है, तो 3 लोगों से, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के हमारी संसद बनती है। दूसरा, विधानमंडल। भारत के जितने राज्य हैं सभी राज्यों में विधानमंडल नहीं है। विधानमंडल, इस तरह संसद में हमारे 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों संसद में सम्मिलित होते हैं, लेकिन विधानमंडल में यदि 8 राज्यों को हम छोड़ दें, 8 राज्यों में वर्तमान समय में विधान परिषद है और अन्य में विधानसभा है। विधानसभा, तो जो विधानसभा होगी वो इसका गठन जो है 169 के तहत किया जाता है। जिस राज्य में विधानसभा बनाना है, यदि वो उस राज्य की विधानसभा अपने 2/3 बहुमत से पास करके संसद को दे दे, तो संसद उस राज्य में विधान परिषद गठन कर सकती है या उसका निर्मूलन या समाप्ति भी कर सकती है। किसके तहत? अनुच्छेद 169 के तहत। इस प्रकार राज्यों में विधान परिषद और विधानमंडल होते हैं। यदि गठन की बात की, कहां से ली गई है? ब्रिटिश संविधान से। दूसरी चीज, जो हमारे संसद में लोकसभा, राज्यसभा है, लोकसभा भंग हो सकती है, स्थगित हो सकती है, सत्रावसान हो सकती है, लेकिन राज्यसभा भंग नहीं होती। राज्यों में आइए, विधानसभा, विधान परिषद। तो जो विधान परिषद है वह समाप्त हो सकता है, लेकिन विधानसभा समाप्त नहीं हो सकती, याद रखिएगा, ठीक। और विधानसभा भंग होती है। जिस तरह से वहां लोकसभा भंग होती है केंद्र में, उसी तरह से राज्यों में विधानसभा भंग होती है, लेकिन राज्यसभा समाप्त नहीं हो सकती और राज्यसभा समाप्त नहीं हो सकती, लेकिन विधान परिषद समाप्त हो सकती है। कब? यदि 2/3 बहुमत से विधानमंडल प्रस्ताव पारित करके संसद को दे दे, तो संसद उसे समाप्त कर सकती है। आगे देखेंगे आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, जो अनुच्छेद 36 से 51 और भाग 4, किसमें? भाग 4 में सम्मिलित है।
नीति निर्देशक तत्व। और लोक कल्याणकारी भावना नीति निर्देशक तत्वों में समाहित है। याद रखिएगा, लोक कल्याणकारी भावना किसमें, जो भी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं राज्य सरकार द्वारा, वो किसके तहत चलाई जाती हैं, नीति निर्देशक तत्वों के तहत, जो 36 से 51 में समाहित है। आगे आपको क्षेत्र में इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा में योगदान के आधार पर कुछ सदस्यों का मनोनयन। हमारे लोकसभा में 550 + 2 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन ये जो यहाँ बात चल रही है साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के योगदान के आधार पर कुछ सदस्यों का राज्यसभा में मनोनयन। तो राज्यसभा में कुछ सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है, वर्तमान में 245 हैं, लेकिन इसमें से 238 + 12 ये जो 12 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति वर्तमान समय में मनोनीत करता है साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से, अब प्लस 238 का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव हम लोग नहीं करते, ठीक। उनका चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। आगे राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा, सभी विधानसभा, दिल्ली, पांडिचेरी। राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी विधानसभाओं, जितने राज्य हैं सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसके निर्वाचन में राष्ट्रपति के निर्वाचन में, तो इनसे मिलाकर राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल बनता है। याद रखिएगा, विधान परिषद भाग नहीं लेती। और भाग कौन लेते हैं, सिर्फ निर्वाचित सदस्य। कौन सदस्य, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। अगला क्वेश्चन आप देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या प्रावधान लिए गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार क्या लिए गए हैं, मूल अधिकार जो हमारे भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक, 12 से 35 तक मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक कहां से लिए गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। और मूल अधिकारों के तहत ही हमको सारे स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं, अस्पृश्यता का उन्मूलन, विदेश जाने की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आदि चीजें किसमें सम्मिलित हैं, मूल अधिकारों में। ये कहां से लिया गया है, अमेरिका से, ठीक। आगे देखिए, उद्देशिका का विचार, इसके पहले आप लोगों को बताया जा चुका कि जो विचार है वो अमेरिका से लिया गया है, जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई। याद रखिएगा कि जो उद्देशिका का विचार है वो अमेरिका से। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, अनुच्छेद 61 के तहत, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, याद रखिएगा। और ये जो महाभियोग का शब्द है, महाभियोग का शब्द है, संविधान में सिर्फ राष्ट्रपति के लिए प्रयोग हुआ है, लेकिन न्यायाधीशों पर जब हम महाभियोग की बात करते हैं तो वो व्यवहारिक रूप में करते हैं, जो कि मुख्य रूप से महाभियोग शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है, राष्ट्रपति के लिए होता है। और राष्ट्रपति को संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग लगाया जाता है, लेकिन ये सूचना उसको 14 दिन पहले दी जाती है। कितने दिन पहले, 14 दिन पहले दी जाती है। और ये लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी उसको हटाने का प्रस्ताव पारित पेश किया जा सकता है, लेकिन सूचना कितने दिन पहले दी जाएगी, 14 दिन पहले सूचना दी जाती है। तो ये महाभियोग प्रक्रिया ली गई। यहां से आगे स्वतंत्र न्यायपालिका, जो न्यायपालिका है वो अपने कार्यों के लिए स्वतंत्र है, किसी पर उस बाहरी कोई दबाव उस पर नहीं है, ये प्रक्रिया ली गई। उपराष्ट्रपति का पद, भारत में एक राष्ट्रपति एक उपराष्ट्रपति होता है, तो जो उपराष्ट्रपति का पद होता है ये भी कहां से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। वित्तीय आपात, कौन सा आपात, वित्तीय आपात। वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। आज तक भारत में कभी आपात लगाया नहीं गया।
किसी राज्य में यदि धन की कमी हो जाए या धन की कमी के कारण राज्य का शासन तंत्र सही से नहीं चल पा रहा हो तो क्या लगाया जाता है? वित्तीय आपात। लेकिन आज तक कभी वित्तीय आपात नहीं लगा, याद रखिएगा, वित्तीय आपात आज तक कभी नहीं लगा। प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा ये बताए ऑस्ट्रेलिया। अब आइए ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा। और अमेरिका से विचार, याद रखिएगा दोनों। आगे समवर्ती सूची। समवर्ती सूची क्या है? ऐसी सूची जिसपे न केंद्र कानून बनाए व्यक्तिगत रूप से न राज्य कानून बनाए, उसको पर दोनों बना सकते हैं कानून, यानी जो समवर्ती सूची पर है उस पर दोनों बना सकते हैं। हाँ, यदि राज्य कानून पहले बनाया है उसके बाद केंद्र कानून बनाता है तो राज्य का कानून शून्य मान लिया जाता है। ठीक, यानी राज्य का कानून क्या होगा? राज्य का कानून शून्य मान लिया जाता है और केंद्र कानून मान्य होता है। तो जो समवर्ती सूची है उसमें उन विषयों को रखा गया है। जैसे मान लीजिए कोई नदी, नदी कई राज्यों में बहती है, कोई जंगल, जंगल कई राज्यों में विस्तृत होते हैं। तो इस प्रकार के ऐसे विषय हैं इसमें सम्मिलित जो विवाद का विषय हो तो उस पर राज्य कानून बनाता है और उसके बाद। लेकिन यदि पहले संसद कानून बनाया है, पहले यदि केंद्र ने कानून बना दिया तो राज्य पे कानून नहीं बना सकता। आगे केंद्र राज्य संबंध। तो एक केंद्र राज्य संबंध जो है, जो आप पहले पढ़ चुके हैं, 3 सूचियां, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, ये 3 सूचियां हैं। इन सूचियों में विषय बांट करके केंद्र राज्य संबंध को दर्शाया गया है। सबको अलग अलग अपने कार्य सौंप दिए गए हैं। ठीक, तो ये बताया जा चुका है इसके पहले। शक्तियों का विभाजन, जो विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका। विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका। कार्यपालिका, विधायिका संसद जहां कानून बनता है, कार्यपालिका मंत्रिपरिषद जो सभी कार्यों को संपन्न करती है, न्यायपालिका न्यायालय। तो विधायिका, न्यायपालिका, ये तीनों लोग अपने अपने कार्यों के लिए स्वतंत्र हैं, सब अलग है। इनके कार्यों को क्या कर दिया गया है? अलग अलग बांट दिया गया है। तो शक्तियों का विभाजन किसके किसके बीच? विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या है? मंत्रिपरिषद। विधायिका क्या है? संसद। न्यायपालिका क्या है? हमारा न्यायालय। इस तरह से इन तीनों के शक्तियों का विभाजन कर दिया गया है। कोई भी किसी के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता जब तक कोई ऐसा मामला नहीं आता तब तक। संघ, कनाडा के संविधान से, कनाडा के संविधान से लिया गया है संघीय शासन पद्धति। याद रखिए, कैसी शासन पद्धति? संघीय। जो भारत एक संघ है, एक संगठन है, इस संघीय शासन पद्धति कहां से लिया गया है? कनाडा से। 2 शब्द याद रखिएगा, कनाडा से संघीय और ब्रिटेन से संसदीय। याद रखिएगा इन दोनों शब्दों को, क्योंकि अक्सर करके IAS स्तर तक की परीक्षाओं में इस क्वेश्चन को बहुत बार बार पूछता है। संसदीय शासन पद्धति कनाडा से और संसदीय ब्रिटिश से और संघीय शासन पद्धति कहां लिया गया है? कनाडा से। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना, विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना, यानी कुछ विषयों पर जो है अपना राज्यपाल व्यक्तिगत निर्णय नहीं लेता और राष्ट्रपति के विचार के लिए अपने पास सुरक्षित रख लेता है और राष्ट्रपति से अनुमति मिलने के बाद ही आगे की कार्यवाही संचालित करता है। तो ये कहां से ली गई प्रक्रिया? कनाडा से। आगे सशक्त केंद्र, जो हमारा देश भारत राज्यों से मिलकर के बना है, तो इसमें जो केंद्र है वो सशक्त है, अर्थात जो केंद्र के फैसले हैं उसे राज्य द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। अर्थात हर मामलों में केंद्र ही शक्तिशाली है, केंद्र ही शक्तिशाली है। आगे अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। ये अवशिष्ट शक्तियां क्या हैं? कुछ नए मामले या नए विषय, ऐसे नए विषय जिनका उल्लेख न समवर्ती सूची में हो, न संघ सूची में हो, न राज्य सूची में हो, मतलब ये तीनों सूचियों में सम्मिलित नहीं है। ऐसे नए विषयों को किसमें रखा गया है? अवशिष्ट शक्तियों में रखा गया है। तो अवशिष्ट शक्तियों में कानून बनाने की शक्ति किसको है? सिर्फ केंद्र सरकार को। यानी अवशिष्ट विषयों पे कानून कौन बना सकता है? केंद्र सरकार। याद रखिएगा, ठीक। अवशिष्ट विषयों पे कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार। यानी राज्य का कोई उत्तरदायित्व नहीं है किस पर? अवशिष्ट विषयों पर। तो ये किसी सूची में सम्मिलित नहीं है, न संघ सूची, न राज्य सूची, न समवर्ती सूची। इस पे कौन कानून बनाता है? केंद्र। ठीक। आगे जापान। जापान से क्या लिया गया? जापान से अनुच्छेद 21 में वर्णित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अनुच्छेद जो 21
प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण दिया गया है। उसके बारे में कुछ प्रक्रियाएं जापान से ली गई है। आगे दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन पद्धति, क्या लिया गया है? संविधान संशोधन पद्धति। हमारे संविधान में अनुच्छेद 368 के तहत, किसके तहत याद रखिएगा, कितना? अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन किया जाता है। अब यह 3 प्रकार का होता है। पहला साधारण बहुमत, साधारण बहुमत, साधारण बहुमत, इसमें 50% प्लस 1, 50% प्लस 1 यानी 50% से 1 ज्यादा हो, साधारण बहुमत कहते हैं। दूसरा विशेष बहुमत। विशेष बहुमत में क्या होता है? 2/3 यानी जो उपस्थित हो और मतदान करें। याद रखिएगा, क्या हो? उपस्थित हो लेकिन मतदान करें। ये नहीं कि उपस्थित हो गए तो हम मान लेंगे, तो या उपस्थित नहीं हो तो हम मान लेंगे। उपस्थित भी हो और प्लस मतदान भी करें तो मानेंगे 2/3। तो इसे कहते हैं विशेष बहुमत। नंबर 3 विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुसमर्थन भी आवश्यक होता है। विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुसमर्थन। जो हमारे भारत के आज वर्तमान समय 28 राज्य हैं, तो कम से कम 14 राज्यों का यदि कोई इस प्रकार की प्रक्रिया बन रही है तो कम से कम आधे राज्यों का समर्थन होना आवश्यक है। इस प्रकार से 3 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। ये प्रक्रिया कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। आगे मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य कहां लिया गया? सोवियत संघ, रूस। ये जो सोवियत संघ था इसका 1991 में विघटन हो गया। कब हो गया? 1991 में विघटन हो गया। और ये जो मूल कर्तव्य हैं, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ उस समय मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। ठीक, याद रखिएगा, जब संविधान बना तो मूल कर्तव्यों का उल्लेख था नहीं था। कब सम्मिलित किया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। कैसे सम्मिलित किया गया? स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। वो भी कितने? तब 10 को किया गया, अब बाद में प्लस 1 86वां संविधान संशोधन 86वां। कौन सा? 86वां 2002। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य सम्मिलित किया गया। जो माता पिता या अभिभावक को या मतलब ये कर्तव्य होते हैं कि अपने बच्चे को प्राथमिक शिक्षा जरूर उपलब्ध कराएं, ये 11वां मूल कर्तव्य है, तब सम्मिलित किया गया। याद रखिएगा, जो 42वां संविधान संशोधन है इसको लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। कैसा संविधान? लघु संविधान। याद रखना, कैसा संविधान? लघु संविधान। किसे? 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। और बताया गया था इसके पहले भागों में जो हमारे प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए हैं, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों शब्द भी 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ही जोड़े गए थे। आगे तो मूल कर्तव्य समझ गए, रूस से लिया गया है लेकिन 1976 में जोड़ा गया। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, ऐसी शासन प्रणाली जहां का प्रतिनिधि आनुवंशिक न हो। आनुवंशिक का मतलब होता है पिता हुआ, उसके बाद उसका पुत्र सम्राट बनता है, फिर उसका पुत्र सम्राट बनता है, उसे बोलते हैं आनुवंशिक। तो जो भारत का प्रतिनिधि है या भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष है, जो मुखिया है, उसका चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करता है। ठीक, यानी जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से बनता है, यानी वो आनुवंशिक नहीं होता। ठीक, तो ये व्यवस्था कहां से ली गई है? फ्रांस से ली गई है। आगे जर्मन के वीमर संविधान से क्या लिया गया है? आपात उपबंध। 1933 में बना था वहां का संविधान, आपात उपबंध। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात जो है बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जाता है। अब तक 3 बार लगा है। इसको कहां से लिया गया है? जर्मनी के वीमर संविधान से, आपात उपबंध। ठीक, अगला भारत शासन अधिनियम 1935। जब तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में जो हुआ था असफल हो गया तो ब्रिटिश ने भारतीयों की मदद से क्या तैयार किया? भारत शासन अधिनियम 1935 कि किसी तरह से भारत की राज्य व्यवस्था चले, क्योंकि मुस्लिम लीग जो मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में बनी थी, आगा खां के नेतृत्व में बनी थी 1906 में, लेकिन वर्तमान समय में
1900 क्या नाम है 35 के तहत में मोहम्मद अली जिन्ना उसके अगुआ के रूप में जाने जाते थे। और जो कांग्रेस थी, इन दोनों में मतभेदों के कारण सारी बातें असफल होती जा रही थी। तो भारत शासन अधिनियम कब बना? 1935 में बना। तो जो ये अनुच्छेद दिए गए कम से लगभग इससे 250 अनुच्छेद, कितने? लगभग 250 अनुच्छेद अंशतः, मतलब उनके कुछ पार्टों के या पूर्ण रूप से वैसे ही रख लिए गए हैं। ठीक, तो इस तरह से आपका ये सभी विदेशी स्रोत हो गए। तो आप नोट बनाइएगा, इसको बार बार पढ़िएगा, क्योंकि एक बार पढ़ करके कोई सफल नहीं होता, याद रखिएगा। क्योंकि आप देखते हैं यदि कुएं की जो सतह होती है पत्थर की बनी हो, एक बार पानी निकालने से उस सतह पर जो है निशान नहीं बनते, बार बार आने जाने से ही निशान बनते हैं। इस प्रकार यदि आपका दिमाग कितना कमजोर है, तो यदि आप जानते हैं कि हम कमजोर है, तो आपकी सबसे बड़ी भूल है। कोई कमजोर नहीं होता। फर्क क्या है? आप अपना ध्यान कहीं और लगाते हैं, पढ़ाई पर नहीं लगाते। आप पढ़ करके तो देखिए, जब आपका ध्यान जिस इधर हो गया, एक बार के बाद दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो हमारे कहने का मतलब यह है कि आप नोट्स बनाइए, हर सब्जेक्ट के अलग अलग नोट्स बनाइए। बिना नोट्स का पढ़ना सही नहीं होता, क्योंकि नोट्स बनाए रहेंगे तो आप कभी भी पढ़ सकते हैं और बार बार पढ़ने से फिर तैयार हो जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।